मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका इस सत्र में। इसके पहले हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों पर चर्चा की थी और आज मैं आपको इस बगावत के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे और वहाँ से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं कौन थीं। आप जानते हैं काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं पेपर भी देख रहा था कि किसने दमन किया, कि यहाँ फला जगह नेतृत्व किसने किया, या वहाँ से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे जुड़े सवाल बनते हैं। तो उन महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, कल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से ये सैनिकों द्वारा बगावत की शुरुआत की गई चर्बी लगे कारतूसों के मुद्दे पर। तो इस विद्रोह का कारण या तात्कालिक कारण क्या माना जाता है? चर्बी लगे कारतूसों की खबर। क्वेश्चन पूछा गया था कि ये खबर कहाँ से फैली, कहाँ से लीक हुई। कल मैंने बताया आपको पिछले लेक्चर में कि ये दमदम छावनी से, कलकत्ता, बंगाल, है ना, ये खबर लीक हुई थी। और दमदम छावनी के सैनिकों ने 23 जनवरी 1857 को बगावत की काबू पा लिया गया। फिर कलकत्ता के पास बहरामपुर की 19वीं रेजिमेंट ने बगावत की काबू पा लिया गया। 19वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई। फिर आई ये खबर चर्बी लगे कारतूसों की, पहुंची कहाँ? बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने मंगल पांडे के नेतृत्व में बगावत की, यहाँ भी काबू पा लिया गया। लेकिन पिछली बगावतों की तुलना में यहाँ काफ़ी ज़ोरदार बगावत हुई थी। मंगल पांडे ने ह्यूरसन को गोली चलाकर घायल कर दिया था। लेफ्टिनेंट बाग की हत्या भी कर दी गई थी उसके द्वारा। 8 अप्रैल 1858 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। लेकिन इसके बाद एक खबर पहुँचती है मेरठ। मेरठ में हुई बगावत का अंत नहीं किया जा सका, उस पर काबू नहीं पाया जा सका, है ना। तो रीजन यही है कि विद्रोह की शुरुआत वास्तविक ढंग से कहां मानी जाती है? मेरठ से। मैं बता चुका हूं इसके बारे में कि मेरठ छावनी की तीसरी घुड़सवार सेना के 85 सैनिकों ने, तीसरी घुड़सवार सेना के सैनिकों ने बगावत की। तो इस थर्ड कैलेवरी या तीसरी घुड़सवार सेना के 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर 10 वर्ष की सजा दी गई। बात अप्रैल की है, अप्रैल 1857 की। लेकिन 9 मई 1857 की रात्रि में गिरफ्तार किए गए मेरठ के उन सैनिकों के साथ जिस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाता है, उन्हें नंगा करके, निर्वस्त्र करके परेड कराई जाती है, मारा पीटा जाता है, ये हृदय विदारक दृश्य मेरठ के अन्य सैनिकों को बर्दाश्त नहीं होता। और अन्य सैनिक न केवल गिरफ्तार किए गए उन 85 को मुक्त कराते हैं, सभी को मुक्त कराते हैं और अन्य रेजिमेंट जो यहाँ मौजूद थीं सब संगठित होकर के बगावत कर देते हैं और यहाँ की बगावत पर काबू नहीं पाया जाता। और धीरे धीरे ये खबर आग की तरह फैलती चली जाती है। तो मेरठ से इस विद्रोह की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को। तो ये बगावत किस दिन की? 9 मई को तो गिरफ्तार किए गए सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार 9 मई की रात्रि में, या 10 मई को ये बगावत हुई, है ना। मेरठ में 7वीं रेजिमेंट, 11वीं रेजिमेंट, 20वीं रेजिमेंट NI के सैनिकों द्वारा बगावत की गई थी। और इतनी तेज बगावत थी कि जो 11वीं रेजिमेंट के कर्नल फिनिश थे उनकी हत्या कर दी थी 20वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने। कर्नल फिनिश की हत्या, है ना। और मेरठ छावनी की कमान जनरल हेविट, मेरठ छावनी की कमान किसके हाथ में थी? जनरल हेविट के हाथ में थी। और वे विद्रोहियों को नहीं रोक सके और सारे विद्रोही सैनिक मिलकर दिल्ली चलो का नारा देते हैं।
एक स्वर में दिल्ली चलो का उद्घोष करते हैं और दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। 11 मई की भोर तक वे दिल्ली पहुंच चुके होते हैं, है ना। आप जानते हैं 1857 के विद्रोह के एकमात्र सरकारी इतिहासकार हैं सुरेंद्र नाथ सेन, SN सेन, जिनकी पुस्तक का भी नाम है 1857। उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है मेरठ के विद्रोह के बारे में, कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की धूल भरी आंधी के समान क्षणिक था। मेरठ में भले क्षणिक रहा हो, लेकिन कोई अंग्रेज अधिकारी इन विद्रोही सैनिकों पर काबू पाने में सफल नहीं हुआ। मेरठ के सैनिक अन्य उन जगहों के सैनिक जहां जहां खबर पहुंच चुकी थी 11 मई को दिल्ली पहुंच चुके थे और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को सर्वसम्मति से इस बगावत का अखिल भारतीय नेता चुना बहादुर शाह द्वितीय को, है ना। जोश में आ गए मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि 1857 की बगावत का अखिल भारतीय नेता कौन था, है ना, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। और अपना दायित्व निभाते हुए मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने भारत के सभी राजाओं को पत्र लिखा इस विद्रोह में साथ देने, सहयोग देने के लिए, ठीक है। और दिल्ली में जो सैनिकों का एक बोर्ड गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष जनरल बख्त खां बनाए गए, और जनरल बख्त खां ने ही इस 57 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व भी किया, जनरल बख्त खान ने। अंग्रेज लेफ्टिनेंट विलोबी, ये बारूद खाने के प्रभावी ऑफिसर थे, ये विफल रहे, इनको सफलता नहीं मिली। तो फिर इसके बाद कैप्टन निकल्सन के नेतृत्व में 54वीं बटालियन लगाई गई, लेकिन निकल्सन भी असफल और मारे गए। विद्रोह का दमन करने के दौरान निकल्सन मारे गए। अंतिम रूप से सफलता मिली पंजाब के चीफ कमिश्नर सर जॉन लॉरेंस को। इस विद्रोह का दमन करने में अंतिम सफलता किसको मिली? पंजाब के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस को, है ना। और अंग्रेजों ने 20 सितंबर 1857 को पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उस समय मैं आपको बता दूं, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग विद्रोह के दौरान, गवर्नर जनरल क्या, अंग्रेज अधिकारी हक्का बक्का रह गए थे कि एकदम अवाक रह गए थे, आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्हें इस विस्फोट की कतई उम्मीद नहीं थी कि इतना तेज ये बगावत फैलेगी हमारे खिलाफ। और इसका सबक भी लेंगे, परिणाम पर हम चर्चा करेंगे। ये बगावत कितनी विकराल रूप धारण कर चुकी थी कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ये कहना पड़ा था कि अब हमें भारत को फिर से जीतना पड़ेगा। ये किसके शब्द हैं? लॉर्ड कैनिंग के शब्द हैं कि पुनः हमें अब भारत को जीतना पड़ेगा, पुनर्विजय करनी पड़ेगी। हालात ये थे। लेकिन आप जानते हैं, ना कोई संसाधन थे, ना कोई, है ना, हथियार थे अंग्रेजों जैसे आधुनिक, फिर भी जोश था, जज्बा था विद्रोहियों के साथ। उसी जज्बे और जोश के बल पर लोहा ले रहे थे, है ना। आप जानते हैं कि चर्बी लगे कारतूसों के मुद्दे पर यह बगावत शुरू हुई थी। सैनिकों ने, ये खबर फैल गई थी, गाय और सूअर की चर्बी लगी है कारतूसों में, प्रयोग के पहले मुंह से खोलना पड़ता था। और गाय को हिंदू पवित्र जानवर मानते हैं और मुसलमान
सुअर, इस्लाम में कुरान में सूकर का मांस वर्जित है, वो मुस्लिम सुअर को गद्दा जानवर मानते हैं। दोनों हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक सैनिक थे जिन्होंने सोचा ये तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट करना चाहते हैं। कारक कई थे, लेकिन तत्कालीन समय में कहते हैं कि आप किसी से बहुत किसी मुद्दे पर नाराज चले आ रहे हैं, कोई ऐसी बात हो जाए कि आपका गुस्सा फट पड़े, तो एक तरह से फट पड़े इस मुद्दे पर सैनिक। आक्रोश तो पहले से था, कारण क्या बना? यही चर्बी लगे कारतूस। तो भले चर्बी लगे कारतूसों के मुद्दे पर बगावत की सैनिकों ने, लेकिन उन्हीं चर्बी लगे कारतूसों का खूब प्रयोग किया, लूटा और अंग्रेजों पर प्रयोग किया। उन्हीं के हथियार लूटते थे, उन्हीं पर प्रयोग करते थे। बगावत करने वाले सैनिकों के पास क्या था? भूखे प्यासे लड़ रहे थे, कितने दिन लड़ेंगे अंग्रेजों से? फिर भी वो जज्बा जो 57 के दौरान बगावत करने वाले भारतीयों ने दिखाया, उसी जज्बे के आधार पर, उसी भावना के आधार पर, है ना, आज इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने में किसी को भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है। ये बात अलग है कि स्वरूप पर मतभेद आज भी बने हुए हैं। ठीक है, तो सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर ये हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए थे। अंग्रेजों ने कड़ाई करते हुए बलपूर्वक बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल से उनके ठिकाने की जानकारी प्राप्त की और हुमायूं के मकबरे से मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया और बजबज बंदरगाह, कलकत्ता बजबज बंदरगाह के रास्ते उन्हें रंगून भेज दिया। रंगून जेल में ही 1862 में मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई। उनका मकबरा भी रंगून में है, बहादुर शाह द्वितीय का। जफर उपनाम से कल मैंने बताया था, गजलें, पिछले लेक्चर में गजलें लिखते थे। ठीक है, दूसरी तरफ अंग्रेज मेजर हडसन ने तो क्रूरता की हदें पार कर दी। अंग्रेज मेजर हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा मुगल और पोते अबू बकर, 2 पुत्र मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा मुगल और एक पोता था अबू बकर, गोली मारकर इन तीनों की हत्या मेजर हडसन ने कर दी थी क्रूरतापूर्वक, है ना। तो इस तरह दिल्ली को मुक्त कराया अंग्रेजों ने। फिर कभी कभी क्रम लगाने को आ जाता है, तो आप हमेशा मेरठ, दिल्ली, है ना, मैं ये डेट लिख दिया हूं यहां पे, ठीक है। लखनऊ, लखनऊ भी विद्रोह का बहुत बड़ा केंद्र था। आपको मैंने अवध का विलय पढ़ाया था। उस समय गवर्नर जनरल डलहौजी था और गोद लेने वाला नियम अवध पर लागू नहीं होता था। पंजाब जीतने के बाद अवध हर हाल में मिलाना चाहते थे अंग्रेज। और अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके पुत्र थे बिरजीज कादिर। वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजीज कादिर को किनारे करके जबरन कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया। तो उन्हीं वाजिद अली शाह की विधवा थी बेगम हजरत महल। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, महक परी किसे कहा जाता है? महक परी बेगम हजरत महल को और महल परी रानी लक्ष्मीबाई को। तो बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजीज कादिर को अवध का नवाब घोषित कर लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया। किसने? बेगम हजरत महल ने, है ना। मैं आपको बता दूं, जो फैजाबाद के विद्रोही नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, उनसे भी लखनऊ के विद्रोहियों को सहायता प्राप्त हुई और गोपनीय तरीके से लखनऊ के विद्रोहियों को बरेली से गोपनीय सहायता प्राप्त होती थी। कहाँ से? बरेली से।
ये विद्रोह काफ़ी व्यापक रूप ग्रहण करता है और देर तक चलता है। लखनऊ का एक दिन बाद शुरू होता है 5 जून को, लेकिन पहले ही कानपुर का, लेकिन कानपुर को लखनऊ से पहले मुक्त करा लिया जाता है। तभी तो आपके नाना साहब लखनऊ चले आते हैं। लखनऊ में विद्रोह कानपुर से भी बाद तक चलता है। तो यहाँ पर गोपनीय सहायता लखनऊ के विद्रोहियों को बरेली से मिलती थी। फैजाबाद के विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला भी विद्रोहियों को मदद करते हैं लखनऊ के। प्रारंभ में शुरुआती दौर में हैवलॉक और फिर हेनरी लॉरेंस को लगाया जाता है, लेकिन लखनऊ के विद्रोह का दमन करने में ये दोनों हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस विफल रहते हैं। यहां तक कि पीसीएस में पूछा गया, बम फटने के कारण हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है ना। अंत में कॉलिन कैंपबेल को यहां के विद्रोह के दमन में सफलता मिलती है और मार्च 1858 को लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा हो पाता है ना। और आपको मैं बता दूं, इसके पहले दिसंबर 1857 में ही कानपुर के विद्रोह का दमन किया जा चुका था और नाना साहब चले आए थे लखनऊ। वहां के विद्रोह का दमन, कानपुर के विद्रोह का दमन होने के बाद, और नाना साहब के सैन्य सहयोगी तात्या टोपे चले गए थे झांसी की ओर। और जब लखनऊ के विद्रोह का दमन हो गया तो बेगम हजरत महल के साथ नाना साहब कहां चले जाते हैं? नेपाल। बेगम हजरत महल की मृत्यु की तो सूचना है, लेकिन नाना साहब का क्या हुआ ये आज तक नहीं पता है ना। बस इतना पता है कि वो नेपाल पलायित कर गए थे, नेपाल चले गए थे। इसके बाद उनकी कोई सूचना नहीं है हमको। बहरहाल कानपुर में 5 जून को विद्रोह शुरू हुआ था और आप सभी जानते हैं कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। अंतिम पेशवा का पद अंग्रेजों ने 1819 में समाप्त कर दिया था और अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, जिन्हें पेंशन देकर कहाँ भेज दिया था? कानपुर के पास बिठूर रहने भेज दिया था। और उन्हीं पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उनकी कोई संतान नहीं, गोद लिए पुत्र थे नाना साहब। कौन? नाना साहब, जिन्हें ढोड़ो पंत भी कहा जाता है नाना साहब को, है ना। ढोड़ो पंत ये दत्तक पुत्र थे। अब डलहौजी ने कहा ये दत्तक पुत्र है और उसका नियम था गोद लेने की प्रथा का निषेध, इसलिए दत्तक पुत्र होने के कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय की पेंशन नहीं दी जाएगी। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। नाना साहब नाराज हो गए। नाना साहब उर्फ ढोड़ो पंत नाराज हो गए और उन्होंने स्वयं को कानपुर का पेशवा घोषित कर 57 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना। 1848 से 56 तक डलहौजी बहुत हद तक जिम्मेदार है इस विद्रोह के लिए, डलहौजी की नीतियां। अब नाना साहब के सहयोगी कौन थे? क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि नाना साहब के सेनापति कौन थे। सब लोग टिक लगा के आए थे, सही करके आए थे। लगाया था किस पे? तात्या टोपे पे। तात्या टोपे ये सही है कि विश्वास पात्र सैन्य सहयोगी थे, लेकिन सेनापति नहीं थे। नाना साहब के प्रधानमंत्री थे अजीमुल्ला। नाना साहब के प्रधानमंत्री अजीमुल्ला। नाना साहब के सेनापति थे टीकम सिंह। कौन थे? टीकम सिंह। और नाना साहब के एक विश्वास पात्र सैन्य सहयोगी थे आपके तात्या टोपे, तने हुए टोप वाले। कौन? तात्या टोपे, जिनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, है ना। बहुत वफादार थे नाना साहब के, सैन्य सहयोगी थे, विश्वास पात्र थे तात्या टोपे। मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग।
कानपुर के विद्रोहियों ने 75 वर्षीय अंग्रेज कैप्टन ह्यू ह्यूलर की हत्या कर दी। दमन में अंतिम रूप से सफलता मिलती है कैंपबेल को। 16 दिसंबर 1857 को यहाँ के विद्रोह का दमन कर लिया जाता है। लेकिन कानपुर के विद्रोह से जुड़ी कुछ बातें हैं, है ना, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो मैं बता दे रहा हूं। कानपुर का विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह है जहां पर अजीजन बाई के नेतृत्व में वेश्याओं ने, किसके नेतृत्व में? अजीजन बाई के नेतृत्व में वेश्याओं ने विद्रोही सैनिकों का साथ दिया था, सैनिक वेशभूषा धारण करके। सोचिए, एक और कानपुर के विद्रोह से एक दो घटनाएं जुड़ी हुई हैं। एक है सती चौरा गंगा घाट की घटना और दूसरा बीबीगढ़ कांड। सती चौरा गंगा घाट कानपुर में, बीबीगढ़ एक मकान। उल्लेख ये मिलता है कि इन दोनों घटनाओं के दोषी नाना साहब हैं। नाना साहब के सैनिकों ने इन दोनों घटनाओं के तहत अंग्रेज पुरुषों, स्त्रियों और जिनमें बच्चे भी शामिल थे की हत्या की थी, आरोप लगाया जाता है। लेकिन इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं उपलब्ध है। वह ये लिखा गया है, अब जानते हैं अंग्रेज बदनाम करने के लिए और बढ़ा चढ़ा करके रिकॉर्ड में दर्ज किए ताकि भारतीयों को नीचा दिखाया जा सके, उनको बर्बर दिखाया जा सके, है ना, किस तरह बर्बरता उन्होंने की ये दिखाया जा सके। अपनी बर्बरता कहीं नहीं दर्ज की। आज रिकॉर्ड हमको मिल रहे हैं। उत्तर भारत में विद्रोह के जो केंद्र हैं वहाँ का कोई ऐसा शायद वृक्ष नहीं साबुत रहा हो जिस पर भारतीय विद्रोहियों को लटका करके फांसी न दी गई हो। जेलें कम पड़ गई थी, इतना समस्या का सामना करना पड़ा। वृक्षों पे लटका कर फांसी दी गई। और वो अंग्रेज ये रिकॉर्ड थोड़ी दर्ज करेंगे, ये दस्तावेजों में नहीं लिखेंगे। लेकिन भारतीय कहीं छोटी सी गलती करेंगे उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करेंगे ताकि उन्हें बदनाम कर सकें, है ना, अपनी सत्ता का औचित्य सिद्ध करें, शासन का औचित्य सिद्ध कर सकें, पाक साफ अपने को सिद्ध कर सकें। यही हुआ। ये लिखा मिलता है कि लगभग 400 अंग्रेजों, जिनमें पुरुष, स्त्री, बच्चे शामिल थे, नाना साहब ने आश्वासन दिया था। नाना साहब के सैनिकों ने इन्हें बंदी बनाया था 400 अंग्रेजों को, और नाना साहब ने इन्हें सुरक्षित इलाहाबाद, कानपुर से इलाहाबाद पहुंचाने का आश्वासन दिया था। लेकिन क्या लिखा गया है कि जब ये अंग्रेज सती चौरा गंगा घाट पर नाव में चढ़कर प्रस्थान करने वाले थे, तभी नाना साहब के सैनिकों ने गोली चलाकर इनको मार डाला। केवल 4 अंग्रेज जान बचाकर भाग पाए थे। एक ही आरोप। और दूसरा आरोप कि बीबीगढ़ नामक मकान में कैद अंग्रेजों, स्त्रियों, बच्चों की नाना साहब सैनिकों ने हत्या कर दी थी और उनकी लाशें पास के कुएं में फेंक दी थी। जबकि नाना साहब ने स्पष्ट तौर पर इन घटनाओं की जानकारी होने से इनकार किया था। लेकिन एसएन सेन ने क्या लिखा है, सुरेंद्र नाथ सेन ने, कि जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि नाना साहब इन घटनाओं के दोषी नहीं हैं, तब तक उन्हें इस लज्जाजनक अपमान की बदनामी सहनी पड़ेगी, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जो मैं बता रहा था। इसी तरह देखें, बनारस में 31 मई को और इलाहाबाद में 6 जून को, कहीं कहीं 7 जून लिखा मिलता है, बगावत शुरू हुई थी और बहुत जल्द काबू पा लिया गया था। नेतृत्व लियाकत अली ने किया था और दमन दोनों जगहों पर जनरल नील ने किया था। इलाहाबाद में 6वीं NI, 6वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने बगावत की थी, जिसका कैप्टन कौन था? ब्रजायर, जो मारा गया था, ब्रेजायर,
जनरल लील ने यहाँ के विद्रोह का दमन किया और उल्लेख मिलता है कि इलाहाबाद, अब जो प्रयागराज है, के चौक घंटाघर स्थित नीम के पेड़ में विद्रोहियों को लटका करके फांसी दी गई थी। आज भी ऐतिहासिक नीम का पेड़ चौक में, इलाहाबाद के चौक घंटाघर में मौजूद है। ठीक है। बिहार के विद्रोह ने एक अलग ही मिसाल प्रस्तुत की। ये बड़े महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहां से जुड़ी घटनाएं पूछी जाती हैं। आपसे अगर स्लाइटली पूछा जाए कि बिहार में विद्रोही नेता कौन था, जगदीशपुर व आरा के जमींदार कुंवर सिंह, है ना, जिनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी और वे अंग्रेजों से पूरी तरह असंतुष्ट थे। सोचिए, सबसे ज्यादा उम्र दराज विद्रोही नेता हैं, 80 साल के थे कुंवर सिंह। लेकिन जो जुझारू संघर्ष किया, अंग्रेज पीछा तो करते रहे, बहुत कुछ कष्ट सहे, तरह भांति भांति के कष्ट सहे कुंवर सिंह ने, लेकिन कुंवर सिंह को कभी पकड़ नहीं पाए अंग्रेज। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कुंवर सिंह के पहले विद्रोह किसके नेतृत्व में वहां प्रारंभ हुआ था, तो मैं आपको बता दूं, कुंवर सिंह के पहले बिहार में बगावत शुरू हुई थी पीर अली के नेतृत्व में, लेकिन शीघ्र ही काबू पा लिया गया और पीर अली को फांसी दे दी गई। तब पीर अली के बाद बिहार की बगावत वास्तविक रूप से प्रारंभ होती है कुंवर सिंह के नेतृत्व में। और कुंवर सिंह ने दाना के अंग्रेज कप्तान, दाना के अंग्रेज कप्तान डरबन की हत्या कर दी थी, आरा पर कब्जा कर लिया, जगदीशपुर की ओर बढ़े, शाहाबाद आदि बिहार के स्थानों से होते हुए शाहाबाद, सहसाराम होते हुए रीवा पहुंचे, रीवा एमपी, है ना, और रीवा से कानपुर की तरफ गए। तात्या टोपे से भी इनका संपर्क हुआ था। ये आजमगढ़ भी पहुंचे कुंवर सिंह और आजमगढ़ में सरकारी खजाने को लूटा। कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए आजमगढ़ के अतरौलिया को अपना ठिकाना बनाया कुंवर सिंह ने। हर जगह अंग्रेजी सेना इनका पीछा करती रही। इसी दौरान ये घायल भी हुए थे और सेप्टिक हो गया था इनके हाथ में। अब सोचिए, 80 साल के कुंवर सिंह अपने हाथ से अपना हाथ काट करके गंगा में बहा दिया था कुंवर सिंह ने। अंग्रेज पीछा करते रहे लेकिन कुंवर सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाए और सेफ्टिक के कारण ही कुंवर सिंह की 28 अप्रैल 1858 को मृत्यु होती है। अंग्रेज नहीं पकड़ पाते। एकमात्र ऐसा विद्रोही नेता जो गुरिल्ला पद्धति द्वारा संघर्ष करके अंग्रेजों को खूब परेशान करता है, एकमात्र विद्रोही नेता कुंवर सिंह, जो भी इस बगावत के दौरान अपने मकान पर तिरंगा लहराता है। ठीक है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह को जारी रखने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए और यहां के विद्रोह का दमन विंसेंट आयर और टेलर द्वारा किया गया। ठीक है। झांसी कहा जाता है, झांसी के विद्रोह के दमन के साथ ही 1857 के विद्रोह का दमन पूरा माना जाता है। झांसी आप जानते हैं, झांसी के राजा सर गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो 1828 में, नवंबर 1828 में बनारस के भदैनी, वाराणसी जिले के भदैनी में जन्मी थी। भदैनी गांव है, स्थान है जहां इनका जन्म हुआ था नवंबर 1828 को। और पिता थे मोरोपंत तांबे और माता का नाम था भागीरथी बाई। ठीक है। बचपन में मनु कहकर इन्हें बुलाया जाता था। छबीली भी इनका बचपन का नाम था, मनु या छबीली।
ठीक है। पेशवा ने इन्हें लक्ष्मीबाई कहकर संबोधित किया था और तब से ये लक्ष्मीबाई के नाम से चर्चित हुई। और मैं आपको बता दूं कि गंगाधर राव के गुजरने के बाद उनकी विधवा रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम था मणिकर्णिका, बचपन को का नाम मनु या छबीली, मूल नाम मणिकर्णिका है ना। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के वारिस के रूप में उत्तराधिकारी के रूप में दामोदर राव को गोद लिया था। पुत्र के रूप में किसे? दामोदर राव को गोद लिया, जिसे डलहौजी ने मान्यता नहीं दी। और झांसी का अपहरण कर दिया, लेकिन रानी ने ठान ली कि मैं झांसी तो दूंगी नहीं, है ना। तो इसका सीधा मतलब था अंग्रेजों से संघर्ष। ग्वालियर झांसी में आता तो ग्वालियर का सिंधिया अंग्रेजों का चमचा बन चुका था, है ना। आपको बता दूं, झांसी तो नहीं बचा पाई रानी लक्ष्मीबाई, सीधे अंग्रेजी सेना संघर्ष हुआ। ह्यू रोज नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का। कौन? ह्यू रोज। झांसी हाथ से निकलने के बाद रानी अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर के सैनिक वेश में कालपी होते हुए ग्वालियर की ओर जाती हैं। और कालपी के निकट तात्या टोपे, जो कानपुर के विद्रोह के विफल के बाद आए थे इधर, कालपी के निकट तात्या टोपे अपने सैनिकों के साथ रानी से मिल जाते हैं। और ग्वालियर पहुंचने पर अंग्रेजी सेना और रानी लक्ष्मीबाई की सेना के बीच संघर्ष होता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, रानी लक्ष्मीबाई की एक हमशक्ल थी झलकारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई से उनकी शकल हूबहू मिलती थी। किसकी? झलकारी बाई की। और झलकारी बाई इनकी रानी लक्ष्मीबाई की विश्वास पात्र सैन्य सहयोगी रही थी, अपनी सेना में उन्हें शामिल किया था। और आपको बता दूं, ग्वालियर का सिंधिया अपने सैनिकों के साथ प्रस्तुत होता है, रानी से लड़ने का प्रयास करता है। लेकिन देखिए, देशभक्ति, सिंधिया के सैनिक, सारे के सारे सैनिक रानी के पक्ष में हो जाते हैं। सिंधिया भाग खड़ा होता है। अंत में ग्वालियर में फूलबाग के निकट जुझारू संघर्ष करते हुए रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त होती हैं, है ना। तात्या टोपे इधर उधर भटकते हैं जब वो शिवपुरी, राजस्थान, शिवपुरी के जंगलों में, राजस्थान में इधर उधर भटकते हैं जब शिवपुरी के जंगलों में विश्राम कर रहे होते हैं, तो सिंधिया का एक सामंत मान सिंह रानी को, मान सिंह तात्या टोपे को, जो शिवपुरी के जंगलों में विश्राम कर रहे होते हैं, उसी दौरान धोखे से सिंधिया के एक सामंत मान सिंह द्वारा तात्या टोपे को गिरफ्तार करा दिया जाता है। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं। कुल मिलाकर झांसी के विद्रोह के दमन से 57 के विद्रोह का दमन पूरा माना जाता है ना। अन्य कुछ केंद्र हैं जिसे कभी पूछ ले, फैजाबाद और रुहेलखंड। फैजाबाद में रहते थे मौलवी अहमदुल्ला, ये मद्रास के रहने वाले देशभक्त थे। 1857 के प्रारंभ में फैजाबाद आकर बस गए थे, है ना। और इस विद्रोह के दौरान एकमात्र विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस बगावत को जिहाद घोषित किया था, जिहाद का नारा दिया था कि ये धर्म युद्ध है, मौलवी अहमदुल्ला ने, है ना। रुहेलखंड के विद्रोहियों को भी ये नेतृत्व प्रदान करते थे। रुहेलखंड क्षेत्र के बरेली केंद्र में विद्रोही नेता थे खान बहादुर खां, है ना। बाकी फैजाबाद रुहेलखंड के अन्य क्षेत्रों पर कौन? मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे सैनिक विद्रोहियों का।
एकमात्र विद्रोही नेता जिन्होंने जिहाद घोषित किया था इस संघर्ष को, अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले 57 के इस बगावत को। और फैजाबाद, मद्रास के रहने वाले थे, फैजाबाद में आके बस गए थे 1857 के प्रारंभ में। पवान के राजा जगन्नाथ सिंह के भाई ने कुछ रुपयों के लालच में मौलवी अहमदुल्ला की हत्या करवा दी थी। फतेहपुर में नाना साहब के प्रधानमंत्री जो रहे थे अजीमुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के झंडा गीत की रचना भी अजीमुल्ला ने की थी। मेरठ में कदम सिंह ने, मथुरा में विद्रोही नेता थे देवी सिंह, गोरखपुर में गजाधर सिंह और असम में मनीराम दत्ता एवं कंदर्पेश्वर। असम में मनीराम दत्ता एवं कंदर्पेश्वर, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, मंदसौर एमपी में फिरोज शाह और कुल्लू में हिमाचल राजा प्रताप सिंह ने बगावत का नेतृत्व किया था, है ना। कुल मिलाकर जो आज भी गौर करें, इन केंद्रों को ले लें, बिहार, यूपी, दिल्ली, यूपी का झांसी और लखनऊ, है ना, और कानपुर, आप इन केंद्रों को ले लें तो बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि हमें दस्तावेजों के अभाव में ये जानकारी नहीं मिल पाती कि कहाँ कहाँ तक बगावत फैली। उत्तर भारत तो लगभग टच में था विद्रोहियों के, कहीं न कहीं भले काबू पा लिया गया हो, बगावत फैली जरूर, लेकिन जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उसके आधार पर नर्मदा के दक्षिण के क्षेत्र प्रायः शांत बने रहते हैं। इसके बावजूद हमें जो हालिया दस्तावेज मिले हैं उससे पता चलता है कोल्हापुर, महाराष्ट्र, कोल्हापुर के सैनिकों ने बगावत अवश्य की थी, काबू भले पा लिया गया, है ना। एल्फिंस्टन के नेतृत्व में शेष बम्बई यानी महाराष्ट्र शांत बना रहता, बम्बई प्रेसिडेंसी, है ना, मद्रास शांत बनी रहती। कुल मिलाकर के 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बम्बई और बंगाल। बंगाल प्रेसिडेंसी के सैनिक इस बगावत में ज़्यादा शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण केंद्र थे। इस विद्रोह की प्रकृति और परिणाम पर हम चर्चा करेंगे तीसरे सत्र में, और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, नमस्कार।